हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हमारा पहला वीडियो हम लोगों ने कल देख लिया और ये हमारा दूसरा वीडियो है, उसी का पार्ट है। और भारत की स्थिति और विस्तार है। ये भारत की स्थिति और विस्तार से हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया। अब आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन और भी एकदम से आपका समय बचाने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ में और आप लोग मतलब जो कल वीडियो है उसकी भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे पहला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, साथ ही साथ में मैसेज में भी, कमेंट सेक्शन में भी। तो कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, तटीय आधार रेखा से कितनी समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है। तो 200 समुद्री मील सही जवाब होता है। अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल, हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा दी गई है। हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा दी गई है। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ब्रिटिश झील है। किससे उपमा दी गई है? ब्रिटिश झील से। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर। यह है, हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा। हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है। उत्तर आपका सही हो जाता है, डेगोर्सिया महाद्वीप, ठीक है। डेगो गार्सिया महाद्वीप है। आगे बढ़ क्वेश्चन है, प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन से महाद्वीप संबंधित थे। सही जवाब हमारा हो जाता है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का अधिकतम विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखेंगे, सबकी रिप्लाई आप कर पाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। ये किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है। उत्तर आपका सही हो जाता है, हिमालय की श्रेणी का, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। उत्तर आपका यहाँ पर सही होता है, डार आयोग ने। डार आयोग 1948, इसने भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन किया जा रहा है उसका इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। नुब्रा नदी ये कहाँ से निकलती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नुब्रा नदी। सभी नदियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नुब्रा नदी शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो नुब्रा नदी ये कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और ये बताइए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, चलिए जल्दी से आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया और तगड़ा सा क्वेश्चन है ये। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर गांधीनगर। उत्तर आपका गांधीनगर सही होता है। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। आपको मैंने बताया कर्क रेखा, मकर रेखा, कल के वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और कर्क और मकर रेखा से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राज्य ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है, जोधपुर, कोलकाता और नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको थोड़ी सी जानकारी होगी और मैप आपके माइंड में होगा। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब यही है, कर्क रेखा को आधार बना करके, मकर रेखा को आधार बनाकर उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? उत्तर में, उत्तर आपका सही हो जाता है मणिपुर है। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे मणिपुर, ये रहा मणिपुर। उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी मैप पे आधारित पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। बैंगलोर और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? शहर पूछा जा रहा है, कौन सा अधिक दक्षिणवर्ती है। अब यहाँ पर आपको हम मैप की तरफ लेकर के चलते हैं। मैप अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका, ये देखिए ये है कर्नाटका, ये कर्नाटका है और कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर। अगर आप देखेंगे बैंगलोर ना, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये बैंगलोर, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ब्लैक डॉट जो थोड़ा सा ऊपर ही लग जाता है, तो ये ब्लैक डॉट है और यहाँ पर रहा चेन्नई। तो दक्षिणतम में आपका ये बैंगलोर जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बैंगलोर। बैंगलोर और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती? उत्तर आपका बैंगलोर सही होता। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है ना ऐसे ही होता है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। अब यहाँ पर मैप आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। चलिए आपको बताते तीनों कहाँ कहाँ पे है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। चलिए मैप में हम देखते हैं। ये रहा आपका, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये रहा आपका, ये देखिए बांग्लादेश, ये पूरा चल रहा है यहाँ से, ये बांग्लादेश इतना ही नहीं है, ये यहाँ से होते हुए ऐसे 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 फिर ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये रहा मिजोरम टच करता है, ये रहा यहाँ पर आप देखिए मिजोरम हो गया, ये रहा मेघालय ये भी टच करता है, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा ही हुआ है और ये बचता है यहाँ पर मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अब यहाँ पर क्लियर हुआ, उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा मणिपुर है। मणिपुर सही जवाब है। मैप से देखेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है? किस प्रदेश की सीमा? चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ तक ये देख रहे हैं जो पिंक कलर में है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे होते हुए फिर यहाँ तक आता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो इस कलर का यहाँ पर दिख रहा है वो है नागालैंड है। ठीक है, चलिए भाई उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना सभी एकदम से नए और स्टैंडर्ड लेवल के हैं। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ना आपको जल्दी नहीं मिलेगा और लेकिन ये ऐसे वाले हैं जो कि एकदम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? बता सकते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए आपको मैप की तरफ लेकर के चलते हैं। देश की पूछा जा रहा है, किस प्रदेश की सीमाएं किन तीन देशों के साथ मिलती हैं? ये रहा यहाँ पर आपका छोटा सा है सिक्किम, ये रहा सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इतना जानिए। इधर है एक देश भूटान है, इधर एक देश नेपाल है, इधर एक देश है चाइना है। क्लियर हो गया? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम। बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए अपने दिमाग में या फिर अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जिसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि वो तीन तरफ
किसी देश के साथ वो घिरा हुआ है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, हमने अभी आपको बताया, ये यहाँ पर देखिए, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर किया हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाता है, ये है त्रिपुरा। उत्तर आपका क्या सही हो जाता है? भारत के किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? उत्तर आपका सही हो जाता है त्रिपुरा है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? कितने राज्य हैं पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? आपको जल्दी से बताना है यहाँ पे। 15 राज्य, 16 राज्य, 17 या फिर 19 राज्य, कौन सा सही होगा? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, 17 राज्य। 17 राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गिन करके मैप के थ्रू, मैप में देखेंगे और बताएंगे 17 राज्य कौन से हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा मैप में जैसे जैसे आप देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ जो स्थलीय सीमाएं बना रहे हैं, स्थलीय सीमाएं ये देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान है, चाइना है, इधर है म्यांमार है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप देखते जाएंगे। इधर ये बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। तो आप लोग गिन करके बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, मैंने बता दिया, संख्या 17 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? एक बार तो मैंने पूछ लिया कितने राज्य जो है स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। अब यहाँ पर बताइए कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए, तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं? तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं भाई? चलिए ये भी हम आपको बता देते, 9 हैं। 9 में कौन कौन है तट रेखा से लगे हुए? ध्यान से आप देखिए, गुजरात, गुजरात है, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, ये रहा आपका इधर, ये गुजरात है, फिर ये महाराष्ट्र है, गोवा, गोवा यहीं पर आप देखेंगे ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये है गोवा, और साथ ही साथ में कर्नाटका, ये क्लियर सा दिख रहा है कर्नाटका। तमिलनाडु सबसे नीचे, ये तो है ही है, तमिलनाडु हो गया। फिर उसके बाद से इधर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ये है, फिर इधर उड़ीसा हो जाता है, और ये पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला ये वेस्ट बंगाल है, ये उड़ीसा है। तो ये समझ आई बात, 9 हो गए। 4 दक्षिणी राज्य जिनका नाम है आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? देखिए सारी चीजें मैप पर आधारित हैं, सब कुछ मैप पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग दिमाग में मैप बैठाइए और फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, यहां पर आपका उत्तर सही हो जाता, आंध्र प्रदेश है, ये 6 राज्यों के साथ ये सीमा बना रहा आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक है 5 के साथ। अब यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कर्नाटक जैसे है ना, कर्नाटक ये 5, कर्नाटक ये है, इधर आंध्र प्रदेश हो जाता है, तेलंगाना हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है, इधर महाराष्ट्र हो जाता है, और ये गोवा है। हुआ कि नहीं 5? चलिए ऐसे ही आप देख लेंगे, आपका इधर हो जाता है आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में से कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कौन सा नगर, कौन सा शहर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। उत्तर आपका सही हो जाता है गांधीनगर है। क्या सही होगा? गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? ये सारे जितने हम वन लाइनर करवा रहे हैं ना, आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? उत्तर सही हो जाता है गंगा मैदान को। उत्तर आपका सही होता है गंगा मैदान। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये बताया, ये कहा कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? भाई उत्तर सही हो जाता है केसी, ये भूगोलवेत्ता थे केसी, इन्होंने ये बात बोली थी।
आगे बढ़ेंगे। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? 3 सागरों का संगम कौन सा स्थान कहलाता है? एक तरीके से आप ये देखिए, पता है ये कैसे कैसे, अगर सीरियसली आपको क्वेश्चन का कलेक्शन यूनिक मिल रहा है, नए टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे पता है एक मोटिवेशन बढ़ता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता है और अच्छा क्वेश्चन, अच्छी वीडियोज़ लाने का मन करता है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? अच्छे अच्छे कंटेंट मिले, इससे बेटर क्या हो सकता है? भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। क्या आपको पता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 19 डिग्री 18 मिनट। 19 लिखा है, 29 डिग्री 18 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, पहली बात तो ये बताइए इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है या फिर ये उत्तरतम बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का एकदम से दक्षिणतम बिंदु है, स्थल जल दोनों को मिला करके, मतलब ठीक है। इसे और किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। आप लोग पिग्मेलियन पॉइंट जानते थे, पार्सन पॉइंट बहुत कम बच्चे जानते होंगे, पिग्मेलियन पॉइंट सभी जानते हैं। ठीक, ये भी नोट करिएगा, पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। जितनी चीजें बता रहे हैं ना आप लोग नोट कर लीजिए। पता है अगर कंटिन्यू आप क्लास के साथ जुड़े हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मेरे से मत पूछिए या फिर मेरी मत सुनिए, ये एक्सपीरियंस आपको हमारे पुराने बच्चे बताएंगे जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए माहे है, केरल का माहे है, कारिकल है, पौंडीचेरी तमिलनाडु का और यानम आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है, अच्छा पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? यहां पर आप देखिए, ये है जो इधर का, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश यनम है, ये पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी में 2 जिले पूरे मिला करके जो पौंडीचेरी का है 4 जिला है, 2 जिला पौंडीचेरी में, बाकी 2 जो है वो दूर दूर हैं, लेकिन वो भी सभी पौंडीचेरी के ही अंतर्गत आते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब माहे देखिए यहाँ पर केरल का, ये देखिए माहे, ये भी पौंडीचेरी का ही हिस्सा है, और ये तमिलनाडु का पौंडीचेरी ये है, ठीक है, और ये माहे ये है ही है। अब यहाँ पर कराईकल आप देखेंगे, ये रहा, देखिए ये रहा, ये यहाँ पर ये भी, ये पूरे 4 जिले पौंडीचेरी के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैप आपको भूलना नहीं है, और ये बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं या फिर कौन कौन से जिले हैं। केरल का माहे है, केरल का ये माहे है, यहाँ पर आपको मैंने बताया ये रहा, और साथ ही साथ में कराईकल पौंडीचेरी का ये है, और साथ ही साथ में पौंडीचेरी, यहीं पर आप कराईकल भी देख रहे हैं, पौंडीचेरी भी देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के हैं, और साथ ही साथ में एक है यनम जो कि है आंध्र प्रदेश का। तो ये 4 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4, ये 2 यहीं पे और ये अलग अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? यूपी है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। कौन सा सही जवाब होगा? चलिए जल्दी से बताइए। देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले हैं? भाई अपना यूपी है, ये सही जवाब हो जाता है, अपना यूपी। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं, 75 हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे फिर रिप्लाई करेंगे।
देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? चलिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, तमिलनाडु है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? किस राज्य में? देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? सिक्किम है, मेघालय है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या भाई उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? अपने यूपी में है। अपना यूपी बहुत सारी चीज़ों में आगे ही है, हैं? खुशी होती है अंदर से, दिल से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आपको मैंने बताया है जब हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, EEZ जब समझा रहे थे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? सही जवाब हो जाता है 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? अब देखिए भाई, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताइए तो जाने। विकल्प दे दें तब भी ना बता पाएंगे। हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? बंगाल की खाड़ी में इसका सही जवाब हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे देखिए, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? जो भी मानचित्र बना था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बना था, बस मैंने बना दिया। आप लोग की जैसे रिप्लाई आ रही है ना, वैसे मैंने मानचित्र बनाया। अच्छी रिप्लाई आती है तो अच्छा मानचित्र बनाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, बहुत ही तगड़ा सा मानचित्र आता है। सही जवाब हो जाता है भारत का प्रथम मानचित्र। यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाता है, एनविले ने बनाया था 1752 में। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ना, दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, दो चीज़ में कंजूसी नहीं करनी, ना पढ़ने में ना लाइक और शेयर करने में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? उपमा है भाई, भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? भूगोल के पिता की उपमा हिकैटियस को प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई है? हिकैटियस को प्रदान की गई है, आप सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? हियांग है, सिक्यांग है, प्यांग है, कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब हो जाता है सिक्यांग है ना, तो ये सही जवाब हो जाता है सिक्यांग। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग, जैसे ये महासागर है, ये स्थल का भाग है, तो एक महासागर का भाग है जो स्थल की तरफ ऐसे कोई पतला सा ऐसे भाग यहाँ पर घुस जाता है, जलीय भाग। ये जो जलीय भाग घुसा ना स्थल की तरफ, यही हो जाता है क्रीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन स्थित गेसर ब्रूम चोटी और साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? सियाचिन स्थित गेसर ब्रूम चोटी, अगर आपसे एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीख लिया करिए। जब कभी पूछा जाए गेसर ब्रूम चोटी कहाँ पर है, तो सियाचिन सही जवाब आपका हो जाएगा। साल्टोरो श्रेणी, और ये इस पर किसका अधिकार है? इस पर अधिकार है भारत का। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट बताते चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे फैक्ट बता देते हैं।
काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। लगभग 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर ये चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं 5700 मीटर है, जहां पर तापमान जो है -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में है। किस जिले में है? लद्दाख जिले में है। किस श्रेणी पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। अब आप ये जानिए, सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से ना साल्टोरो श्रेणी, कौन सी श्रेणी? साल्टोरो श्रेणी ये जाती है, जिसके उत्तरी पश्चिमी, किधर की तरफ? उत्तरी पश्चिमी पर पाकिस्तान, जो साल्टोरो श्रेणी है, अब फिर इसके उत्तरी पश्चिमी पर, इधर होगा ना उत्तरी पश्चिमी भाग पर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में K2 चोटी स्थित है। इसी के पास से होकर के काराकोरम दर्रे से पाकिस्तान और चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग स्थित है, काराकोरम हाईवे स्थित है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का दक्षिणी पूर्वी, जो दक्षिणी पूर्वी है इधर का 2/3 भाग भारत के अधिकार में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट। काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा नदी घाटी, कौन सी? नुब्रा नदी घाटी दक्षिण की तरफ बह करके श्योक नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? श्योक नदी में मिलती है। जो नुब्रा नदी घाटी है ना, नुब्रा नदी घाटी, ये नुब्रा नदी घाटी दक्षिण की तरफ बह करके ये श्योक नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। और ये सिंधु की सहायक नदी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु की सहायक नदी है। और जो भारत की थल सेना है ना, ये नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचती है। ठीक। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सियाचिन ग्लेशियर में कितने दर्रे हैं? 3 दर्रे हैं। ठीक है, जिनमें से गेसरब्रूम, साल्टोरो और विला फोंडला दर्रा भारत के अधिकार में है, जबकि यहाँ पर एक है दर्रा, क्या नाम है जिसका? ग्योंगला। ये क्वेश्चन पूछा गया, ग्योंगला दर्रा ये पाकिस्तान के अधिकार में है। ठीक, चलिए अब आपको आगे थोड़ा सा कुछ बताते चलते हैं। देखिए, इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का अधिकार है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ना, भू राजनीतिक विवाद है, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट है। तो मतलब दोनों शक्तियां लगी हुई हैं हथियाने के चक्कर में। तो ये विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया। तब से लेकर के अब तक सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद चलता रहा है। अब यहीं पर एक और विवाद आपको बताते हैं। भारत जो एक कच्छ रण विवाद है, कच्छ का जो रण है उस पर भी विवाद है। कच्छ का रण कैसा? अब यहाँ पर ये भी चीज़ आपको सरसरी निगाह से बताते चलते हैं। कच्छ का रण दलदली भाग है, जानते हैं ना? दलदली भाग है जो गुजरात राज्य में, कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। देखिए एक चीज़ है, जो चीज़ें हम ये आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ आपकी एक एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे एकदम से धुआंधार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब आपको बताते चलते हैं आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक नमकीन दलदली भाग है, जिसमें लूनी और अन्य छोटी नदियां गिर करके सूखती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, कच्छ के रण का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब आपको बताते चलते हैं 20,720 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है। इनमें से इतने पर पाकिस्तान कहता है कि कच्छ का रण एक झील है। ये कहता है कि एक झील है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। इसके विपरीत भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जानते कौन सा क्वेश्चन? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा कच्छ के रण में
24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर के गुजरती। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कक्ष किरण में कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है, तो ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप ये जानते रहिएगा, 24 डिग्री ये पूछा जाता है। और पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सारी चीज़ें कोरिलेट कैसे हैं। अब आपकी देखिए, आप खाली ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और वर्तमान सीमा रेखा के मध्य तट पर स्थित सरक्रीक है ना, सरक्रीक रेखा, सरक्रीक भी इस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य एक भू राजनैतिक विवाद है। यही मैंने बताया आपको कि जो कक्ष किरण का विवाद है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए, और बहुत सारी हैं। भारत और चीन का भी विवाद है, भारत चीन ये बात करता है, बहुत सारे हैं इसमें। अरुणाचल प्रदेश का कुछ मतलब इसमें भी कुछ बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बस इतना जानते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिलेंगे। आगे स्क्रीन पर आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। तीनों सवाल की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करनी। देखिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमसे थोड़ी सी ज़्यादा करिए। अगर आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलने के लिए तैयार। आप 4 चलेंगे तो हम 10 चलने के लिए तैयार। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं चलेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे अकेले? अकेले से ये जो हमारा टारगेट है, ये लक्ष्य अकेले के दम पे तो पूरा नहीं किया जा सकता है ना। तो जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, आपका साथ और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए, ये तीनों सवाल की रिप्लाई आप लोग करिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हैं इसी के साथ ही मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ। सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं, और एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, ईमानदारी से हम बताएंगे, कोई भी इधर उधर उल जलूल बातों में आपको नहीं फंसाना है। सुपर टेट का एक ऐसा एग्जाम है जो किसी बुक से वो क्लियर, अब कोई एक पर्टिकुलर बुक लेकर के क्लियर कर ले जाएंगे, वो बिल्कुल भी गलत है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, अगर हमें बुक के बारे में आपको वीडियो बनानी होती है ना, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो हम बहुत सारी बुक की वीडियो बना देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, ये बुक का आप वो कर दीजिए, ये बुक को आप मतलब एडवर्टाइजमेंट वो आता है ना कि इसको स्पॉन्सरशिप कर दीजिए। नहीं करते, मुझे पता है कि उस बुक में कुछ नहीं है, या उस बुक में कितनी कमियाँ हैं। आपको नहीं लगता है? बहुत सारे आपको कभी दिखाएंगे, अपना ईमेल दिखाएंगे, तो स्पॉन्सरशिप का आता है, कर देंगे तो उसमें से आप समझते हैं वो स्पॉन्सरशिप वीडियोस होती हैं। तो बस अपनी समझदारी से आप देखिए, सिलेबस उठाइए और सिलेबस का कोई भी टॉपिक आप जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पढ़िए, परफेक्ट बुक हो जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर बुक आप ये सोचेंगे तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। समझदारी से एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग बहुत मैच्योर बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो बस इतना ही कहेंगे और चलते हैं इसी के साथ ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।